Welcome to all of you, class 10th, SST Federalism. After the discussion of federalism, or after the discussion of the connection between federalism and our country India, today I am in front of you over the discussion of how is federalism practiced. Means very clear that in simple English we can say or we can express that term in how federalism operates. संघीय व्यवस्था कैसे चलती, शब्दों में नहीं जाना है हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड क्या है, नहीं है, बेहद सर बेहद आसान. यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. सो डेफिनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. अब भाई कहाँ से सीखेंगे, किससे तुलना करके सीखेंगे, समझेंगे? स्वाभाविक है मैं अपने राष्ट्र के ही आधार पे आपको बताने का प्रयास करूँ. एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू कि भाई संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची. मैंने बताया था, मैंने यह चीज़ें बताई थी आपको अपनी पिछली कक्षा में कि बेसिकली बाय द हेल्प ऑफ मेकिंग यूनियन लिस्ट एज वेल एज स्टेट लिस्ट एंड एज वेल एज कंकरेंट लिस्ट. संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची. मैंने बताया था यूनियन लिस्ट मीन्स on which central government is responsible for making decision or taking decision. A state list, a state government is responsible for taking decision or making law. And the third one, concurrent list, on which the state government as well as central government both are responsible for making the law. क्या यह कर देने से संघीय व्यवस्था काम करने लगेगी? जवाब मिलेगा नहीं. सिर्फ यह बता देने से कि यह काम आप करेंगे, यह काम आप करेंगे और यह काम आप दोनों मिलकर करेंगे, वी कांट होप दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म कम्स ऑन द फ्लो. ऐसा नहीं. फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन और सक्सेसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म कई और पैरामीटर्स हैं जिसके विषय में हम लोगों को जानना चाहिए. वी नीड टू नो, वी हैव टू डिस्कस. हमें चर्चा करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भाई कैसे चलेगी और क्या क्या है. अब मैं पहली जो बात है जो आपके साथ करना चाहता हूँ, जब भारत को आज़ादी मिली, when India got freedom in 1947, the first thing that you have to make an assignment over this topic, that at that time what was the position of India, ब्रैकेट में फिजिकल. आप इस बात पर एक अच्छा नोट्स बनाएं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमें कैसा भारत मिला. क्या आज भी वैसा ही भारत है? जवाब मिलेगा नहीं सर, वैसा कहाँ है. अगर वैसा होता तो 560 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, वह तो अभी तक कई कुछ तो देश तो रहते, लेकिन देश तो नहीं दिख रहा है. इसका मतलब हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया. सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत एकीकरण का महाकाम, और तब यूनियन ऑफ इंडिया बना, जिसे देखकर आज हम लोग काफ़ी गदगद होते हैं और बड़ा खुश होते हैं. तो कहते हैं उत्तर में हिमालय, कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में गुजरात. लेकिन जो यह स्वरूप हमें दिखता है, इसके निर्माण के पीछे कई लोगों का योगदान रहा. अब जब भारत बना तो जो फॉर्मेशन थे, क्या आज भी वही बाउंड्रीज है स्टेट्स की? नहीं. राज्य बने
राज्यों की सीमाएं बदली गई, लेकिन यह आज़ादी के साथ नहीं हुआ। दीज वर्क स्टार्टेड आफ्टर 1950। पहले देश पे नियंत्रण करना, पहले परिस्थिति पर नियंत्रण करना था, पहले उन लाखों मरने वाले जो भारत पाक विभाजन के बाद जो लाखों लाख व्यक्ति मरे, भारत ऑलरेडी उस वक्त उस वेदना से जूझ रहा था। भारत ऑलरेडी उस वक्त उस वेदना से जूझ रहा था और इसीलिए भारत 1950 के बाद भारत की आंतरिक सीमाओं को पुनर्स्थापित किया जाना था और पहला आधार जो उस वक्त रखा गया वह क्या रखा गया? भाषा, लैंग्वेज। जो पहला आधार था वह था क्रिएटिंग बाउंड्रीज ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब इस चीज को समझो, बहुत आसान चीज है, इसको समझो। जो बेल्जियम में लड़ाई थी वह क्यों थी? वह मूलतः जो दो ग्रुप फ्रेंच और डच के बीच में था वो क्यों था? भाषाई विवाद तो था, क्योंकि भाषा बदलती है तो संस्कृति भी बदलता है। अगर भाषाएं बदलती हैं तो संस्कृति भी बदलता है। आप इत्तेफाक रखेंगे, बोलेंगे बिल्कुल। क्यों? एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। अभी शादियों का मौसम रहा है बिहार उत्तर प्रदेश में, कोरोना शादी काफ़ी हुई। हम लोगों के यहाँ शादी होती है तो लड़के को कुछ पैसे दिए जाते हैं अभिभावक के द्वारा और वो सामान्यतः सूट वगैरह खरीदता है शादी में पहनने के लिए। लेकिन आप दक्षिण भारत के केरल चल जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, कर्नाटका चले जाएं, वहाँ पर आप देखेंगे कि लुंगी पहना जाता है। अभी लुंगी पहनकर कोई बिहार उत्तर प्रदेश का जो लड़का है वो शादी में जाएगा? नहीं। हम लोग समझेंगे क्या पहन कर आ गया, सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तो सूटों का दौर होता है, 2 पीस थी 3 पीस, अब लुंगी में कौन आएगा? लेकिन दक्षिण की संस्कृति वही है। इसका मतलब भाषा ही नहीं बदलती है, भाषा में अगर परिवर्तन होता है तो संस्कृति में भी परिवर्तन। और इसी के लिए अब इस चीज को बड़ा कॉन्सेप्चुअली समझ, एक भाषा के लोगों को एक राज्य मिलना चाहिए और उसी आधार पर राज्यों का परिसीमन किया गया। क्यों? ताकि जो वहाँ अगर एक भाषा भाषी लोग अधिकांश संख्या में हैं, इसका मतलब उस राज्य की सरकार को वहाँ की संस्कृति के लोगों की अपेक्षाओं की जानकारी होगी और वह अपने राज्य की जब नीतियों का निर्धारण करेगा तो उसमें वहाँ की लोगों की भावनाओं का देखभाल होगा। यही तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, एक मेजर कॉन्सेप्ट जो बेल्जियम केस में हम लोगों को देखने के लिए मिला था ना, कि भाई जिस राज्य में जो है तो भाई उसके संस्कृति के लिए भी जो है ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि 60% वो है, 30% ये है, या तो 30% को इग्नोर कर दो या 60% को इग्नोर कर दो। तो कोशिश क्या किया गया कि भाई भाषा के आधार पे ही राज्य बना दिया जाए, राज्यों की सीमाएं खींच दी जाए, और यह कार्य किया गया। और जिसका नतीजा निकला कि आप देखिए बिहार में सरकार, एक नॉर्मल सा उदाहरण देते हैं, बिहार में सरकार अगर अपने बजट में कृषि कार्यों पे खर्च करती है तो वो धान, गेहूं इत्यादि पे होता है। आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ जो कोकोनट ऑयल्स वगैरह के जो बिजनेस है, इंडस्ट्रीज हैं, सरकार उस पे फोकस करती है। मतलब दे आर रेडी to take decision which will be in the favor of the concerned people of the state. And how it forms? By the help of language. And this one is the fact what we have to understand. यह चीज जिसको कि हम लोगों को समझना चाहिए। हाँ, यह बात अलग है
कि भाषा और संस्कृति के आधार पे राज्य थे, जिसमें 3 राज्य जो बाद में जुड़े, उत्तराखंड, झारखंड, इसमें भाषा तो भैया भाषा तो बिहार की भी हिंदी थी, झारखंड की भी हिंदी थी। सूट तो दोनों जगह के लोग पहन रहे थे, तो झारखंड विभाजन का कारण क्या था? तो इस चीज को समझो टेक्निकली कि वैसी परिस्थिति में जनजातीय आधार पर प्रेजेंस ऑफ द ट्राइबल पीपल राज्यों का गठन किया गया कि ठीक है कि हिंदी लोग बोल रहे हैं, सब लोग हम लोग हिंदी हैं, लेकिन यह क्षेत्र जो है इसमें जनजातीय लोग ज़्यादा हैं, तो इसका विकास जो है उसी रूप में होना चाहिए। और यही कारण था कि उत्तराखंड और झारखंड ये 2 प्रमुख नाम, जिसका गठन संस्कृति मतलब कल्चर, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एथनिसिटी मीन्स जनजातीयताओं के आधार पर किया गया। When on that time government decided to create new boundary line on the behalf of or on the base of languages, उस वक्त एक डर का माहौल था। लोगों को लगता था कहीं ऐसा नहीं कि इसके कारण देश टूट जाए। कारण फेज 2, सरकार की नीतियां गलत नहीं, वहाँ रहने वाले लोग, हो सकता है भाई कर्नाटका के रहने वाले जो लोग हैं वह वहाँ के लोग एकजुट हों और वो बोले कि भाई भारत की संस्कृति से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोगों की तो अपनी सभ्यता संस्कृति है, हम लोगों की अपनी विचारधाराएं हैं, तो हम भारत के साथ नहीं रहे। यह डर था उस वक्त के नेताओं। लेकिन गवर्नमेंट की सोच थी कि अगर हम भाषाई आधार पर राज्यों का विकास करते हैं तो निसंदेह इससे केंद्र और राज्य का संबंध सशक्त होगा। जो रिलेशनशिप है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो मजबूत होगा, न कि कमजोर होगा। क्यों? चूंकि केंद्र सरकार जो है उसी आधार पे सभी राज्यों का ध्यान रखेगी और उसी के हिसाब से नीतियों का निर्धारण होगा। उम्मीद करते हैं कि जो बातें आज हुई ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? वह आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बेसिकली आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट होगा कब? कमिंग अप सेशन में। क्यों? चूंकि आफ्टर द सक्सेसफुल discussion over the linguistic states, we will discuss over the language policy, and after the discussion of language policy we will move toward the another interesting topic, none other than center state relation। कारण क्या है ना कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण के बाद जो भाषाई नीतियां हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। निर्धारण के बाद नीति, और जब नीति निर्धारण की बात हो जाती है तो बात होगी केंद्र और राज्य के संबंध की, जो कि किस पर आधारित होगा? निर्धारित की गई नीतियों। तो पॉइंट 1 डिस्कस हुआ, पॉइंट 2 कल होगा, और उसके बाद समराइज्ड तौर पे उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जो वर्क मैंने असाइनमेंट दिया है वो कीजिए। We will meet again in my next session. Thank you.